आप सभी का मेरे YouTube चैनल स्टडी विद सैम में स्वागत है। मैं डॉक्टर समीक्षा और आज के इस वीडियो लेक्चर में हम बात करने जा रहे हैं लोकतांत्रिक समाजवाद, डेमोक्रेटिक सोशलिज्म। समाजवाद की विभिन्न शाखाओं को लेकर के मैंने एक वीडियो बनाया हुआ है और इसका जो डिस्क्रिप्शन है वो लिंक बॉक्स में मैंने डाल दिया है, आप वहाँ जा कर के इसको देख सकते हैं। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि समाजवाद एक बहती हुई नदी है। इसकी कई धाराएं और उपधाराएं हैं और इन्हीं एक धारा में से लोकतांत्रिक समाजवाद है। लोकतांत्रिक जो समाजवाद है वो ये मानती है कि राज्य के माध्यम से ही लोकतांत्रिक उपायों के द्वारा धीरे धीरे समाजवाद की स्थापना की जा सकती है। न तो ये राज्य को शत्रु मानती है, न ही ये राज्य को शोषण का माध्यम मानती है और न ही ये राज्य को समाप्त करने के पक्ष में है, बल्कि वो कहती है कि समाजवाद की स्थापना लोकतांत्रिक उपायों के द्वारा, और न केवल लोकतांत्रिक समाजवाद की स्थापना बल्कि समाज में समता या समानता की स्थापना भी लोकतांत्रिक उपायों के द्वारा संभव है। लोकतांत्रिक समाजवाद को परिभाषित करते हुए अशोक मेहता ने अपनी पुस्तक में लोकतांत्रिक समाजवाद में लिखा कि राज्य में लोकतांत्रिक उपायों द्वारा समाजवाद की स्थापना का ही नाम लोकतांत्रिक समाजवाद है। वहीं पर डर्बिन ने भी द पॉलिटिक्स ऑफ डेमोक्रेटिक सोशलिज्म में भी यही बात को दोहराया कि लोकतांत्रिक पद्धति समाजवाद का अंतर्निहित भाग है जिसे अलग नहीं किया जा सकता। तो इस प्रकार से हम ये देखते हैं कि लोकतांत्रिक समाजवाद समाजवादी चिंतन की ही एक आधुनिक और विशिष्ट धारा है, जिसमें दो बातों पर अधिक जोर दिया गया। पहला कि समाजवाद की स्थापना राज्य के माध्यम से की जानी चाहिए और दूसरा समाजवादी रचना लोकतांत्रिक उपायों द्वारा की जा सकती है। इस तरह से लोकतांत्रिक समाजवाद इसी बात पर जोर देता है। अब बात आती है कि लोकतांत्रिक समाजवाद का विकास कैसे हुआ। आइए इस पर हम एक दृष्टि डालते हैं। माना जाता है कि 20वीं शताब्दी में इंग्लैंड में लोकतांत्रिक समाजवाद का विचारधारा का प्रस्फुटन हुआ, जन्म हुआ। कहीं न कहीं ये मार्क्स के विचारों के विरुद्ध ही प्रतिक्रिया का परिणाम है और ये ब्रिटेन में, जिसको कि हम फैबियन समाजवाद के रूप में ये विकसित हुआ और धीरे धीरे यह विचारधारा यूरोप तथा विश्व के अन्य देशों में भी लोकतांत्रिक समाजवाद के रूप में उभर करके आया। मार्क्स ने सन 1862 में प्रथम अंतर्राष्ट्रीय का गठन किया और उस गठन में यूरोप के कई देश के श्रमिक संगठन के नेता आए, उन्होंने भाग लिया। पहले अंतर्राष्ट्रीय बैठक के समय ही समाजवादी विचारकों में मतभेद उत्पन्न हो गया, पर 1872 में जब दूसरा अंतर्राष्ट्रीय की बैठक हुई तो उसमें ये मतभेद बहुत उग्र रूप में उभर करके आया। बहुत सारे विचारकों ने मार्क्स की मौलिक जो मान्यताएं थी उसको उन्होंने अस्वीकार किया और उनके सिद्धांतों पर प्रहार किया। उसमें एक नाम प्रमुखता से आता है बर्नस्टाइन, जिन्होंने मार्क्स के बहुत सारे विचारों को सिद्ध करने की चेष्टा की कि ये गलत है। पहला उन्होंने कहा कि मार्क्स कहता है कि समाज में मध्यम वर्ग विलुप्त हो जाएंगे, जिसका कोई लक्षण दिखाई नहीं दे रहा है। दूसरा वो कहता है कि पूंजीवाद के सामने आर्थिक संकट आएंगे जिसका उसको सामना करना पड़ेगा, पर ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। तीसरा वो कहता है कि क्रांतिकारी पद्धतियों
पर विश्वास करता था मार्क्स, जबकि बर्नस्टीन कहता है कि नहीं, संसद के द्वारा समाजवादी कार्यक्रमों को चला करके हम धीरे धीरे समाजवाद की स्थापना कर सकते हैं, उसके लिए क्रांति की आवश्यकता नहीं है। और कुछ इसी प्रकार के जो विचार है वो फ्रांस में भी व्यक्त किए जा रहे थे, जिसमें मिलरा, ज्या जॉरेस ऐसे विचारक थे जो ये कहते थे कि श्रमिक संगठित होकर के आंदोलन करते रहे, उनको उनके अधिकार मिलते रहेंगे। 1895 में जब लेनिन फ्रांस गए तो वहाँ मार्क्स के दामाद ने उनको बताया कि 20 वर्ष हो गए हैं और अभी तक फ्रांस में किसी ने भी मार्क्सवाद को समझा नहीं है। धीरे धीरे ये विचारों की लहर इंग्लैंड में भी पहुंची और चूंकि इंग्लैंड स्वभाव से एक संयत और उदार देश रहा, उस भूमि में क्रांति नहीं पनपती है और न ही क्रांति के विचार पनपते हैं। इसलिए मार्क्स के विचारों का इंग्लैंड के विद्वानों पर प्रभाव तो पड़ा, परंतु एक धर्म या अंधविश्वास के रूप में उसको उन्होंने ग्रहण नहीं किया। मार्क्स के हिंसा, वर्ग संघर्ष, पूंजीवाद, राजविहीन समाज की स्थापना की बात उनको पसंद नहीं आई, क्योंकि वे संसद और क्रमिक विकास प्रणाली पर बहुत विश्वास करते थे। अतः इंग्लैंड में विकासवादी समाज या राजकीय समाजवाद का एक आंदोलन चल पड़ा और यह आंदोलन सन 1884 में लंदन में फैबियन सोसाइटी की स्थापना हुई, जिसके संस्थापकों में जॉर्ज बर्नार्ड शॉ, सिडनी वेब, H.G. वेल्स, ग्राहम वालस, एनी बेसेंट, हैरोल्ड लास्की, रैमजो मैकडोनल्ड, पैथिक लॉरेंस, G.D.H. कॉल का नाम प्रमुखता से लिया जाता है। ये जो फैबियन सोसाइटी का जो नाम है वो प्राचीन रोमन जनरल फैबियस के नाम पर रखा गया था और ये विचारक मानते थे कि चतुराईपूर्ण तरीके से धीरे धीरे आगे बढ़ने की नीति पर ये विश्वास किया करते थे। इस तरह से फैबियन जो समाजवाद था वो राज्य का विरोध नहीं करता था, बल्कि वो राज्य को एक उपयोगी महत्वपूर्ण संस्था मानता था। वो मानता था कि राज्य एक महत्वपूर्ण शस्त्र है और जिसके द्वारा समाजवाद की स्थापना की जा सकती है। फैबियन समाजवादियों को अपनी संसदीय परंपरा पर बहुत ज्यादा अभिमान था। वो मानते थे कि शासन धीरे धीरे संसद के माध्यम से कानून बना करके समाज में सुधार कर सकता है, इसके लिए हिंसक क्रांति की आवश्यकता नहीं है। वे यह भी मानते थे कि मताधिकार के विस्तार के साथ साथ धीरे धीरे शासन सत्ता जो है वो श्रमिकों के हाथ में आ जाएगी और सत्ता उनके हाथों में आने पर वो उसका प्रयोग श्रमिक वर्ग के हित में कर सकेंगे। फैबियन समाजवाद इंग्लैंड के बुद्धिजीवियों और विद्वानों का आंदोलन था और 20वीं शताब्दी में सूर्योदय के साथ ही इंग्लैंड में श्रमिक दल अस्तित्व में आया और कहीं ना कहीं ये इस आंदोलन का ही परिणाम था। इस तरह से फैबियन समाजवाद के उद्देश्यों और कार्यक्रमों को अपनाया गया और उसे आगे बढ़ाया गया। धीरे धीरे इंग्लैंड के इस समाजवादी आंदोलन का नाम प्रजातांत्रिक समाजवाद पड़ गया और भारत में भी जवाहरलाल नेहरू, आचार्य नरेंद्र देव, जयप्रकाश नारायण, राम मनोहर लोहिया ने इसका प्रतिपादन किया और नेतृत्व में, नेहरू के नेतृत्व में जो है प्रजातांत्रिक समाजवाद की स्थापना का भारत में भी प्रयास किया गया। तो इस प्रकार से प्रजातांत्रिक समाजवाद, राज्य समाजवाद, लोकतांत्रिक समाजवाद और समष्टिवाद, इन नामों से जो है वो लोकतांत्रिक समाजवाद को पुकारा गया। अब हम बात करते हैं कि लोकतांत्रिक समाजवाद की क्या क्या विशेषताएं हैं। लोकतांत्रिक समाजवाद पूंजीवाद का विरोध करता है, क्योंकि वो मानता है कि श्रमिकों की दुर्दशा का एक महत्वपूर्ण कारण जो है वो पूंजीवाद है और पूंजीवाद के शोषण के कारण ही वो आर्थिक असमानता जो है वो राज्य या समाज में देखी जाती है। इसको
पूंजीवाद का अंत होना चाहिए, ये लोकतांत्रिक समाजवाद मानते थे। दूसरा वो कहते हैं वो साम्यवाद का भी विरोध करते थे, क्योंकि साम्यवाद जो था वो हिंसक क्रांतियों पर विश्वास करता था, इसलिए वो साम्यवाद का भी विरोध किया करते थे। तीसरा वो कहते हैं कि राज्य के माध्यम से ही समाजवाद की स्थापना होनी चाहिए, राज्य को तिरोहित करने की आवश्यकता नहीं है, राज्य को समाप्त करने की आवश्यकता नहीं है, राज्य के माध्यम से ही समाजवाद की स्थापना होनी चाहिए। ये लोकतांत्रिक समाजवाद जो है वो प्रजातांत्रिक पद्धति में विश्वास करते थे, ये भी उसकी महत्वपूर्ण विशेषताएं हैं। लोकतांत्रिक समाजवाद धर्म का विरोधी नहीं था, वो साम्यवाद की तरह धर्म को अफीम की गोली नहीं मानता था। वो धर्म के मामले में लोकतांत्रिक समाजवाद थोड़े उदार थे। इस तरह से वो लोकतांत्रिक समाजवाद ने धर्म का विरोध नहीं किया, बल्कि वो धर्म के नैतिक और आध्यात्मिक मूल्यों को महत्व देते थे। फिर है लोकतांत्रिक समाजवाद संपत्ति का समूहीकरण पर विश्वास करते थे कि संपत्ति का निजीकरण नहीं होना चाहिए। अगर संपत्ति एक जगह पर एकत्रित हो जाए तो फिर समाज में अव्यवस्था, असमानता का जन्म होता है। इसीलिए संपत्ति का क्या होना चाहिए, सामूहिकरण होना चाहिए। तो इस तरह से, और यह संपत्ति का सामूहिकरण कब होगा, जब बड़े बड़े कारखाने और उद्योग धंधों का राष्ट्रीयकरण होगा, तब संपत्ति का सामूहिकरण पर रोक लगाया जा सकता है। लोकतांत्रिक समाजवाद व्यक्ति की स्वतंत्रता में भी विश्वास करता है। लोकतांत्रिक समाजवाद उत्पादन का उद्देश्य लाभ नहीं बल्कि समाज का हित होना चाहिए, इस उद्देश्य को लेकर के लोकतांत्रिक समाजवाद समाज की संरचना करता है। लोकतांत्रिक समाजवाद आर्थिक समानता में भी बहुत अधिक विश्वास करता है कि सभी को समान अवसर मिले, सभी को अपनी मूलभूत आवश्यकताएं सब प्राप्त कर सके, ऐसी सामाजिक संरचना होनी चाहिए। जितने अच्छे ढंग से विश्व के विभिन्न देशों में लोकतांत्रिक समाजवाद का प्रसार हुआ, बावजूद इसके भी लोकतांत्रिक समाजवाद पर सभी तरफ से वार किए जाने लगे। व्यक्तिवादियों द्वारा भी, साम्यवादियों द्वारा भी। किसी ने लोकतांत्रिक समाजवाद को मार्क्सवादी होने का आरोप लगाया, तो किसी ने उस पर पूंजीवादी होने का आरोप लगाया। और इसकी आलोचना का सबसे पहला कारण ये कहा गया है कि पूंजीवाद का अंत नहीं होगा, क्योंकि लोकतांत्रिक समाजवाद कहता है कि शांतिपूर्ण तरीकों से पूंजीवाद समाप्त हो जाएगा, पर आलोचक मानते हैं कि बिना किसी निर्णायक वर्ग संघर्ष के पूंजीवाद कभी भी अंत नहीं हो सकता। दूसरा, नौकरशाही का बोलबाला हो जाएगा। क्यों? क्योंकि आर्थिक और राजनीतिक जो शक्तियां हैं वो शासन को दे दी गई हैं, और शासन की बढ़ती हुई शक्तियों का आशय है उसके कार्य क्षेत्र में बढ़ोतरी, और एक तरह से वो नौकरशाही का बोलबाला उसमें देखने को मिलेगा। इसके बाद समाजवाद में जो समाजवाद की जो स्थापना की बात कही गई है कि राज्य के द्वारा समाजवाद स्थापित होगा। राज्य तो शोषण का माध्यम है, राज्य के द्वारा तो केवल शोषक वर्ग जो है वो शोषित वर्ग का शोषण करते हैं, इसके सिवा और कुछ भी नहीं। जो वामपंथी जो विचारक है वो लोकतांत्रिक समाजवाद पर यही कह करके इसकी आलोचना करते हैं कि राज्य के माध्यम से समाजवाद कभी आ ही नहीं सकता। फिर आलोचक कहते हैं कि लोकतांत्रिक समाजवाद में व्यक्ति की स्वतंत्रता नहीं रहेगी। क्यों? क्योंकि राजनीतिक और आर्थिक शक्तियां शासन के हाथ में है। शासन की कार्यों का बढ़ने का आशय यह है कि व्यक्ति की स्वतंत्रता में कमी आना। चूंकि शक्तियां शासन के हाथों में है, इसलिए निरंकुशता का यहाँ पर वास देखने को मिलता है। शासन की शक्तियां बढ़ेगी। यहाँ पर व्यक्तियों के कार्यों को कोई प्रोत्साहन नहीं होता, क्योंकि व्यक्ति लाभ अथवा धन कमाने की दृष्टि से मेहनत नहीं करेगा, क्योंकि उसको मालूम है कि परिश्रम करने पर भी उसके आय में वृद्धि तो होनी नहीं है। क्योंकि समाजवादी जो समाज व्यवस्था है व्यक्ति को निजी संपत्ति और जोखिम और साहस की जो भावना है व्यक्ति की, उसको वो नष्ट कर देती है। परिणाम स्वरूप क्या होगा? व्यक्ति अकर्मण्य हो जाएगा,
तो व्यक्ति को यहाँ पर कार्य करने का प्रोत्साहन समाजवादी विचारक नहीं देते हैं। फिर कहा गया कि श्रमिकों की स्थिति में सुधार नहीं आ सकता। क्यों नहीं आ सकता? क्योंकि शासन पर पूंजीपति वर्ग हावी हो जाएगा। शासन जो है श्रमिकों की स्थिति में थोड़ा बहुत सुधार तो करेगा, पर जिस की कल्पना लोकतांत्रिक समाजवाद कर रहा है, क्रांतिकारी परिवर्तन श्रमिकों के जीवन में होगा, ऐसा कुछ भी नहीं हो सकता। लोकतांत्रिक समाजवाद कहता है कि सने सने धीरे धीरे जो है वो परिवर्तन दिखाई देगा। आलोचक मानते हैं कि धीरे धीरे का अर्थ होता है कभी नहीं। तो इस तरह से लोकतांत्रिक समाजवाद पर विभिन्न मंचों के माध्यम से लगातार विरोध होता आया, पर यह विरोध सही नहीं है। इनमें बहुत सारी अतिशयोक्ति भी है, अतार्किकता भी है। हम कितने भी आरोप इस पर लगे, पर हम निश्चय पूर्व ये कह सकते हैं कि समाजवाद की जितनी भी शाखाएं हैं, समाजवाद की जितनी भी विचारधाराएं हैं, उसमें सबसे बेहतर विचारधारा लोकतांत्रिक समाजवाद ही है। तो लोकतांत्रिक समाजवाद यहीं पर मैं ख़त्म करती हूँ। धन्यवाद साथियों।